एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं पोएट एंड पैनकेक्स का सुपर फास्ट रिवीजन। और पहली बात बता रही हूँ, बहुत तेजी से रिवाइज कराऊंगी, इसलिए चैप्टर पहले अगर आपने स्लो नहीं देख रखा है तो ज़रूर देख कर आइएगा। ये सिर्फ रिवीजन सीरीज है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ऑथर कौन है? हमारे अशोकामित्रन जी हैं, जिनका जन्म 1931 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2017 में। कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, बस सिर्फ नाम इनका याद रखना है। एक तमिल राइटर थे जिन्होंने वर्णन किया, रिकाउंट्स किया है इस ईयर इन जेमिनी स्टूडियो कि भाई जब वो जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे तो क्या था वहाँ पे, कैसा माहौल था, क्या चीज़ें थी। इन इस बुक उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अपनी माई ईयर्स विद बॉस, अपनी किताब माई ईयर्स विद बॉस में उन्होंने ये सारा वर्णन किया था। ठीक है। विच टॉक्स ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ मूवीज़, जो कि किस बारे में बात करते थे, मूवी का क्या प्रभाव पड़ता था उस समय एवरीडे एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ पर, लोगों के जीवन पर, भारत के। जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड था चेन्नई में एंड वो सेटअप इन 1940, और 1940 में इसको सेटअप किया गया था एंड इट वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। उस समय की तो हम देखें तो सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव था जेमिनी स्टूडियो से, कि बहुत सारी पिक्चरें वहाँ से निकलती थी। ठीक है, बहुत बड़ा स्टूडियो था इंडिया का और अर्ली डेज में ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग के टाइम की ये बात है, जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था हमारे यहाँ पिक्चरें बनना। इट्स फाउंडर वॉज एस एस वासन, ध्यान रखना इनका नाम। इसके जो जेमिनी स्टूडियो को जिसने फाउंडर था, जिसने बनाया था, वो थे एस एस वासन। ठीक है। द ड्यूटी ऑफ अशोकामित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग। उनका ड्यूटी इतना ही था कि न्यूज़पेपर की क्लिपिंग काटना होना, होल वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पे, मतलब इस सब्जेक्ट पे उस सब्जेक्ट पे अलग अलग वैरायटी के स्टोर करते रहते थे एक फाइल के अंदर। और मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाई हैंड, और बहुत सारी तो उनको हाथ से ही लिखनी पड़ती थी चीज़ें। ऑल दो ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, भाई यद्यपि वो एक बहुत ही महत्वहीन सा काम करते थे। ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड मेंबर थे, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी हर चीज़ की जेमिनी फैमिली में। द फॉलोइंग इज एन एग्जर्प्ट, और ये एक अंश, एक पार्ट है किस बुक का? माई ईयर्स विद बॉस। ये याद रखने वाली चीज़ है। चलिए कमिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ, ये कीवर्ड्स को जरूर याद कीजिएगा, अपने आंसर में यूज़ कीजिएगा। चलिए, पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। पैनकेक क्या है? मेकअप मटेरियल का जो ब्रांड है उसका नाम है पैनकेक। एंड दैट जेमिनी स्टूडियो जो थे बॉट करते थे ट्रक लोड्स में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत सारा मेकअप लगाते थे तो खूब सारा खरीद लेते थे। अब यहाँ कुछ हीरोइंस का नाम दिया है, जैसे ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट, मिस गौहर ने भी इसे यूज़ किया होगा, ग्रेटा गार्बो ने इसे यूज़ किया होगा, वैजंती माला एक हीरोइन थी, उन्होंने भी इसे यूज़ किया होगा। मस्ट ऑल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री ये बहुत बात की हीरोइन है, 70-80 के दशक की हीरोइन है, मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, उसका नाम भी नहीं सुना होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अपर स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। मेकअप डिपार्टमेंट बिल्डिंग में ऊपर की तरफ था, और कौन सी वो बिल्डिंग थी? इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू हैव बीन अ रॉबर्ट क्लाइव स्टेबल, ये रॉबर्ट क्लाइव का घोड़ों का अस्तबल था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, एक दर्जन से भी ज़्यादा और दूसरी बिल्डिंग्स को कहा जाता था वो क्या थी? उनका घर थी। से हैव बीन रेजिडेंस, इनका मतलब इतने सारे रॉबर्ट क्लाइव ने हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी बना ली थी। ये सोच लो, हमारे पैसा और हमारे देश का अपने ऊपर खर्चा कर रहे थे। फॉर किस ब्रीफ, उनकी छोटी सी लाइफ में, ब्रीफ लाइफ में, रॉबर्ट क्लाइव बहुत ज़्यादा जिए नहीं थे, उनका छोटा सा जीवन था। इवन ब्रीफर स्टे था मद्रास में, मद्रास में भी बहुत कम टाइम के लिए रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग्स, मतलब उन्होंने बहुत सारे मूविंग, बहुत सारी यात्राएं की, बहुत सारे काम किए। बिसाइड्स फाइटिंग, अब लड़ाई के अलावा फाइटिंग करते थे ना, सम इम्पॉसिबल बैटल्स, मतलब उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे युद्ध लड़े जिनको लड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। कहाँ लड़े थे? इन द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया में, दूर दराज के इलाकों में इंडिया के। और उन्होंने किससे शादी करी थी? एक मैडन से। मैडन क्या होता है? एक अनमैरिड लड़की, एक यंग सी लड़की से उन्होंने शादी की थी। कहाँ पर की थी? सॉरी, इन सेंट मैरी चर्च में की थी। और ये चर्च कहाँ था? इन फोर्ट में, एक किले में था, सेंट जॉर्ज। और ये कहाँ पर था? मद्रास में था। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब खत्म है यहाँ पर किसकी कहानी? जो आपके रॉबर्ट क्लाइव, उसके बारे में खत्म। आगे आते हैं। द मेकअप रूम हैड, अब मेकअप रूम का डिस्क्रिप्शन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। मेकअप रूम नेमने ऐसा लगता था जैसे आप बाल कटवाने जाते हो ना, वहाँ पे बहुत सारे शीशे लगे थे, चेयर पे आप लोग सामने बैठे हुए, तो वैसा ही था। विद द लाइट्स एट ऑल एंगल्स, हर जगह आपको ऑल एंगल्स पर लाइट दिखाई देती है। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स, मतलब देखो 6 मिरर, हाफ डजन मतलब 6 मिरर हो गए। 6 मिरर के किनारे किनारे ऊपर ऊपर लाइट लगी हुई है हर तरफ। 6 के 6 मिरर पर बहुत ज़्यादा लाइट, और लाइट भी कैसी? देवर ऑल इनकैंडिसेंट लाइट्स। इनकैंडिसेंट होता है ऐसी लाइट जो बहुत ज़्यादा गर्मी फेंकती है, जैसे बल्ब आते थे पहले, ऐसी लाइट थी। सो यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो फायरी मिजरी को, ये जला देने वाला दुख दर्द किसको होता था? जो मेकअप करा रहा है। ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली। याद कर लो यहाँ से, पहले सबसे पहले मेकअप डिपार्टमेंट का हेड कौन था? एक बंगाली आदमी था। हु टू बिग फॉर अ स्टूडेंट स्टूडियो एंड लेफ्ट। उसको लगा अरे यार मेकअप डिपार्टमेंट तो छोटा सा है, मैं तो एक बड़ा आदमी हो गया हूँ, मतलब काफ़ी नॉलेज मुझे हो गई है, तो वो छोड़ के चला जाता है। ही वॉज सक्सीडेड बाय, इसके बाद कौन आता है? महाराष्ट्रियन आता है। हु वॉज असिस्टेड बाय, और महाराष्ट्रियन को असिस्ट कौन करता है? धारवाड़ कंडिगा। ठीक है, इनकी स्पेलिंग याद कर लेना।
जो कि कहाँ के थे, आंध्रा के थे। फिर मद्रास, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन होता है, मद्रास में रहने वाला इंडियन क्रिश्चियन, मद्रास में रहने वाला इंडियन जो कि क्रिश्चियन था बाय कास्ट, वो आता है। फिर एंग्लो एंग्लो ब्रूमीज जो थे वो भी उनको करते हैं आके, मतलब असिस्ट। फिर लोकल तमिल्स उनको असिस्ट करते हैं भाई, ये सारे लोग जो है असिस्टेंट बन जाते हैं धीरे धीरे। ऑल दिस शोज, ये सब शो करता है दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि वहाँ पे ना अलग अलग टाइप और लोग आ रहे हैं, अलग अलग कास्ट के लोग आ रहे हैं, अलग अलग जगह के। तो नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता एक तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। लॉन्ग बिफोर AIR दूरदर्शन बिगन, हुआ क्या था, ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे बाद में, ठीक है, बाद में क्या हुआ था, आज़ादी के बाद में ये बहुत ज़्यादा पिक्चर्स आती थी कि लोगों में ना इंटीग्रेशन हो, लोगों के अंदर एकता की भावनाएं। उसके पहले हम देख रहे हैं कि इनके जो मेकअप स्टूडियो, वहाँ तो इंटीग्रेशन ऑलरेडी आ गया कि लोग जो हैं ऑलरेडी अलग अलग वैरायटी के एक साथ ही काम कर रहे थे। दिस गैंग ऑफ नेशनैलिटी, अगर हम बात करते हैं दिस गैंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, सॉरी नेशनैलिटी, कहाँ चले गए, दिस गैंग ऑफ नेशनैलिटी इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, इसने इनको पूरा जोड़ के रख रखा था, इंटीग्रेट कर रखा था, को टर्न अवे एनी। और ये जो गैंग था ना, ये अलग अलग प्रकार के जो लोग थे, ये क्या कर सकते थे भाई, ये टर्न कर सकते किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को इनटू अ हीडियस क्रिम्सन, हीडियस भयानक, क्रिम्सन लाल रंग का, ह्यूड मतलब ह्यूड कौन होता है, ह्यूड होता है रंगा पुता, और मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस। तो ये बना सकते थे उसे, भयानक लाल रंग का रंगा पुता राक्षस बना सकते थे। तुमको यहाँ पर इनके ऊपर व्यंग कसा गया है विद दी हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स, बहुत सारा ट्रक लोड्स पैनकेक, मतलब बहुत ढेर उसके ऊपर पैनकेक लगा देते थे चेहरे पे। नंबर ऑफ अदर लोकली मेड, मतलब इसके अलावा, पैनकेक के अलावा वो पोशंस यूज़ करते थे। पोशंस होता है लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड बनाते थे, और वो लोशंस भी उनके ऊपर लगाते थे। पोशंस, लोशंस, पैनकेक सब पोत देते थे उनके चेहरे पर और बना देते थे उनको राक्षस। दोज वर द डेज, अब ये वो दिन थे ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग हुआ करती थी, आउटडोर बहुत कम होती थी। ओनली 5% ऑफ द फिल्म जो शूट होती थी वो आउटडोर होती थी। 5% याद कर लो आउटडोर होती थी, 95% अंदर होती थी। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, कौन कह रहा है, ये अशोका मित्रन जी कह रहे हैं, मैं सोचता हूँ द सेट्स एंड द स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़, मैं सोचता हूँ जो सेट है और जो स्टूडियो की लाइट्स है उसको चाहिए कि गर्ल्स और बॉयज़ को लुक अगली कर दे, मतलब यहाँ पर तो मैं व्यंग कस रहे हैं, इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल। सामने से वो कैसे दिखे, अगली दिखे, लेकिन मूवी में जब वो दिखाई देते थे वो बहुत प्रेजेंटेबल दिखाई देते थे। जब लाइट्स वगैरह पड़ती थी तो वो प्रेजेंटेबल दिखने लग जाते थे। स्ट्रिक्ट हायरार्की वाज, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो थी वो थी। हायरार्की क्या होता है, जैसे कि मतलब जो मेन हीरो होगा उसका मेन जो मेकअप आर्टिस्ट है वो करेगा, फिर उसके सेकेंडली फिर दूसरा मेकअप आर्टिस्ट करेगा, उसके नीचे वाला, ऐसे। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस एंड एक्ट्रेसेस अगली, तो चीफ मेकअप मैन जो है वो चीफ एक्टर और एक्ट्रेसेस का मेकअप करेगा। सीनियर असिस्टेंट वाला जो है सेकंड हीरो को करेगा, यानी हीरो के दोस्त या हीरोइन के दोस्त। जूनियर आर्टिस्ट वाला जो है वो मेन कॉमेडियन को करेगा, एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से हायरार्की चलेगी। द प्लेयर्स और हु प्लेड द क्राउड, अब कुछ प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे वो लोग हैं जो क्राउड के लिए आते हैं ना, मतलब क्राउड का रोल करते हैं। वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, अब ऑफिस बॉय का काम था जो भीड़ है ना उसके मुंह पे मेकअप को पोतना। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, मतलब पहले तो पूरे स्टूडियो का एक ही ऑफिस बॉय होता था, लेकिन यह मेकअप डिपार्टमेंट का भी ऑफिस बॉय था। जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, जेमिनी स्टूडियो का एक ऑफिस बॉय था। वन ऑफ द डेज, नहीं ऑन द डेज, उन दिनों क्या होता था, व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब भीड़ की शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग एज अ पेंट। इस पेंट मतलब उसका जो मेकअप था वो क्या करता था, इन अ जाइंट वेसल, एक बहुत सारे बड़े बर्तन में पूरा का पूरा मेकअप जो है वो घोल लेता था। और स्लैपिंग मतलब जैसे आपको चाटा मारेंगे ना, ऐसे जैसे पुताई करते हैं तो आपने देखा होगा पेंट को ऐसे ठक से मारते हैं चेहरे पर, ऐसे ही है वो पोत देता था इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। क्राउड प्लेयर्स मतलब भीड़ वाले लोगों के ऊपर। द आइडिया वाज क्लोज, आइडिया केवल इतना ही था कि जो एवरी पोर्स है ना चेहरे के, जो छिद्र होते थे सरफेस के, वो सारे उनको बंद करने होते थे, जिससे क्या होता था सारे चेहरा जो है वो बिल्कुल एकदम इवन दिखाई दे, सबके एक जैसे दिखाई दे। द आइडिया वाज क्लोज एवरी पोर ऑफ द सरफेस ऑफ द फेस इन दिस प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, सब बंद हो जाए। ही वॉजेंट एग्जैक्टली अ बॉय, अब हम कह रहे हैं ऑफिस बॉय, वो बॉय नहीं था, कोई लड़का थोड़ी था, वो छोटा सा। ही वॉज इन अर्ली 40s, यानी कि 45 से पहले पहले, 41, 42, 43, अर्ली 40s बोला जाता है उन्हें। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियो ईयर्स अगो, और वो स्टूडियो में बहुत साल पहले आया था, इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर। वो बनने तो स्टार एक्टर आया था, और टॉप स्क्रीन राइटर बनने आया था, डायरेक्टर बनने आया था, लिरिक्स राइटर बनने आया था। ही वॉज बिट ऑफ अ पोइट, और उसको थोड़ी बहुत पोइट्री लिखनी भी आती थी। उन दोज डेज, उन दिनों क्या हुआ, आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, मैं एक छोटे से कमरे में काम करता था। कौन बात कर रहा है, अशोका मित्रन, दिमाग में रखना जिन्होंने चैप्टर लिखा है। अशोका मित्रन जी कहते हैं आई वर्कड इन अ क्यूबिकल, में एक छोटे से कमरे में काम करता था। 2 होल साइड्स थी, दो तरफ दीवारें थी पूरी पूरी, ऑफ विच 2 फ्रेंच विंडोज थी। फ्रेंच विंडो होती है ऐसे कि दोनों दरवाजे बाहर की तरफ खुले, और जनरली उसके बाहर गार्डन होता है।
मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, मुझे नहीं पता था मेरे कमरे में जो विंडो थी उनको फ्रेंच विंडो कहते थे, उस समय नहीं पता था, अब पता है। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क, और लोग देखते थे मुझे मेरी डेस्क पर बैठे हुए और क्या सोचते थे, मुझे टेयरिंग करते हुए देखते थे न्यूज़पेपर की कटिंग्स को डे इन डे आउट। रात दिन ऑलमोस्ट ऑफ पीपल क्या सोचते थे, आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा काम कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू। अब हो क्या रहा था, मेरा बॉस को भी यही लगता था कि मैं कुछ नहीं करता, मेरा काम बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट है। सो एनीवन हु फेल्ट, जिसको भी ऐसा महसूस होता था आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन, तो आता था अपना कुछ काम मुझे दे जाता था एंड वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल, बार्ज होता है एकदम ऐसे बिना परमिशन के कट से मेरे रूम में आ जाना, तो मेरे कमरे में बार्ज कर लेता था मेरे क्यूबिकल में एंड डिलीवर कर लेता था एक स्टैंडर्ड लेक्चर, जो इसका जो मनाता था वो आके फट से बोलता चला जाता था, एक स्टैंडर्ड लेक्चर मुझे दे देता था। अब जो हमारा ऑफिस बॉय होता है, द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट जो था, उसने एकदम डिसाइड किया है, डिसाइडेड आई शुड बी इनलाइटेंड, कि अशोका मित्रन जी कह रहे हैं ऑफिस बॉय ने डिसाइड किया आज वो मुझे ज्ञान देगा, मुझे बताएगा, क्या बताएगा, हाउ ग्रेटली लिटरेरी टैलेंट वॉज बींग अलाउड टू गो वेस्ट, कि कितना लिटरेरी टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है इस डिपार्टमेंट में। फिट ओनली द, जो मतलब काम एक बार्बर को करना चाहिए, एक पेवर्ड्स को करना चाहिए, परवर्ड्स होते हैं कुछ आपने आदमी देखे होंगे जो थोड़ा थोड़ा विकृत से होते हैं, थोड़ा लेडीज़ की तरह एक्ट करते हैं एंड ऑल, उनका काम है और वो मुझसे कराया जा रहा है। मतलब यहाँ उसने ऑफिस बॉय को देखो यहाँ पर अशोका मित्रन जी ये कह रहे हैं कि जो ऑफिस बॉय है ना, उसने एक दिन प्लान किया कि मैं अशोका मित्रन जी को जाके ये सारी बात बोलूँगा कि देखो मेरा कितना टैलेंट जो है वो वेस्ट हो रहा है, मेरे को ये काम दिया है बार्बर का या फिर जो पावर्स का काम है वो मुझसे कराया जाता है। ऐसा सोचा, कहा नहीं उसने, ऐसा सोचा द बॉय, उसने मुझे इनलाइटन करने के बारे में सोचा, उसने डिसाइड किया था ये बात। चलो सून आई वॉज प्रेइंग, अब जल्दी मैं प्रे करने लगा फॉर द क्राउड शूटिंग। भाई ये आ जाता है मेरे कमरे में, मेरा दिमाग चढ़ जाता है, काश हर रोज़ जो है वो क्राउड शूटिंग हो जाए, ऑल द टाइम चलती रहे। नथिंग सॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम दिस एपिक्स। और इसकी जो फालतू की लंबी लंबी कहानियां ये मुझे सुनाता रहता है ना ऑफिस बॉय मेरे कमरे में आके, अशोका मित्रन जी कह रहे हैं, इससे तो मैं कम से कम बच जाऊंगा, इसके अलावा तो कोई और चारा नहीं है, कोई और चीज़ मुझे इससे बचा नहीं सकती, केवल एक चीज़ बचा सकती है, भीड़ की शूटिंग होगी, ये बिजी रहेगा। इन ऑल इंस्टेंसेस अगर हम कोई भी उदाहरण लेते हैं, एक आदमी परेशान हो, फ्रस्ट्रेट हो, यू विल ऑलवेज फाइंड, तुम हमेशा पाते हो कि एंगर डायरेक्टेड हो जाता है टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन। मतलब जिंदगी में ना किसी भी इंसान को उठा लो, उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी होगी तो वो कहेगा मेरी परेशानी की वजह तुम हो। ठीक है, एक सिंगल पर्सन को चाहे वो ओपनली बोले उससे, है ना, ओपनली उसको बोल दे कि ये मेरे ज़िंदगी का परेशानी का कारण है, या फिर कॉवर्टली मतलब अपने ही मन में रखे, लेकिन इंसान हमेशा अपनी परेशानियों की वजह किसी और को समझता है। एंड द मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, ये जो मेकअप मैन वाले डिपार्टमेंट ये आदमी है ना हमारा ऑफिस बॉय, वॉज कन्विंस्ड, और वो ये मान चुका है दैट ऑल इज वोज का मतलब होता है जितनी भी उसकी जीवन की परेशानियां हैं और जितनी भी उसकी इग्नोमिनिटी है, यानी जितनी भी उसके बदनामी है उसकी लाइफ में, वो सब किसकी वजह से है, वो है एक आदमी की वजह से, और वो है हमारा सुब्बू, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर। ठीक है, जितना भी उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, वर्ड ड्यू टू कोथा मंगलम सुब्बू, इसकी स्पेलिंग रट के चले जाना एकदम अच्छे से। सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। देखो पहले नंबर पे तो बॉस है हमारे, लेकिन दूसरे नंबर पे सुब्बू आता है, यानी कि कितना इंपॉर्टेंट ये आदमी होगा। ही कुडंट हैव हैड, इसके बारे में तो मतलब रट लेना, यहाँ से क्वेश्चन ही सुब्बू के बारे में पूछा जाता है। देन आ जाओ, सुब्बू वॉज नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो में था, यहीं से रटना है। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स। अब देखो जब सुब्बू आया ना फिल्म इंडस्ट्री में तो इतना एनकरेजिंग ओपनिंग नहीं थी, इतने स्टूडियोज नहीं थे, कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स एंड देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय। जो मेकअप मैन आया तब तक तो स्टूडियो काफ़ी बन चुके थे, काफ़ी चीज़ें डेवलप हो चुकी थी, लेकिन जब सुब्बू आया था ना तब ऐसा नहीं था। नो फिल्मली स्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी उस समय नहीं थी, स्टैब्लिश स्टूडियो नहीं थे अच्छे। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन की भी अगर हम बात करते हैं, स्पेशली फॉर्मल स्कूल जाके जो एजुकेशन आपको मिलती है, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर द बॉय। यानी कि जो ऑफिस बॉय है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सुब्बू कम पढ़ा लिखा था, बट बाय वर्च्यू, लेकिन एक गुण था, कौन सा गुण था, ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण। सुब्बू जो था एक ब्राह्मण लड़का था, और उस समय तो कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता था, और वर्च्यू इंडीड उस समय के लिए काफ़ी बड़ा गुण था कि ये ब्राह्मण है। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन। अब उसको तो काफ़ी अच्छी सिचुएशंस मिलनी थी, बेटर सिचुएशंस उसको लाइफ में मिलनी थी, क्योंकि वो तो एक ब्राह्मण लड़का था, है ना, और वो बहुत एफ्लुएंट पीपल से भी मिला हुआ होगा। ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट द टाइम, एट ऑल द टाइम्स। ध्यान रखो पढ़ा लिखा कम था, और एक एबिलिटी उसकी ये बताई गई है कि वो चेयरफुल रहता था, हमेशा बड़ा खुश दिखता था, इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म। मतलब उसकी कोई फिल्म जो थी जिसमें सुब्बू का भी कुछ रोल हो या कुछ हाथ हो, अगर वो फ्लॉप भी रहती थी तो भी सुब्बू बड़ा खुश दिखाई देता था। ही ऑलवेज हैड
वर्क फॉर समबडी, वो किसी के कहने पे काम करता था हमेशा। ही कुडंट नेवर डू एनीथिंग ऑन हिज ओन। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि सुबह खुद कुछ नहीं करता था, उसे कोई इंस्ट्रक्ट करता था तो बहुत अच्छे से काम करता था। यू नो, ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो अपने आप चीज़ें नहीं करता था। बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी जो थी वो किसके प्रति थी, वो लॉयल्टी थी मेड हिम आइडेंटिफाई, यानी कि जिसने उसको पहचान दिलाई थी विद हिज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे, बॉस, ध्यान रखना। वो बॉस के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल था अपने, एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, जितनी उसके अंदर की क्रिएटिविटी थी वो प्रिंसिपल अपने बॉस के एडवांटेज, उसके फायदे के लिए यूज कर लेता था अपनी सारी क्रिएटिविटी को। बहुत क्रिएटिव आदमी था। ही वॉज अ टेलर मेड फॉर फिल्म। टेलर क्या होता है, हमारे कपड़े सिलता है। जब टेलर सिलता है तो बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग सिल देता है। तो जो टेलर मेड का मतलब है बिल्कुल परफेक्ट आदमी था वो, है ना, पर टेलर मेड था एक तरीके से फिल्म्स के लिए। हियर वॉज अ मैन हु कुड, ये वो एक आदमी था जो हु इंस्पायर करता था व्हेन कमांडेड, मतलब बिल्कुल इंस्पायर्ड हो जाता था जब उसको कोई कमांड दी जाती थी। सुबह ये करो, सुबह एकदम पड़ाक से कर देता था। क्या कर देता था, एक इंसिडेंट आपको बताया गया। द रैट फाइट्स, मतलब जैसे इसको कमांड दी गई हो कि बताओ सुबह इस सीन को कैसे करें। द रैट फाइट्स द टाइग्रेस, जो चूहा है वो टाइग्रेस के साथ, चीता, जो चीता, लेडी चीता हमारी बोल सकते हैं, ठीक है, उसके साथ अगर फाइट करता है अंडर वाटर, और चूहा किल कर देता है इस चीती को। अब चीते की पत्नी कौन हुई, टाइग्रेस को। बट टेक्स पिटी ऑन हिज कब्स, लेकिन बेचारे को उस चीता, जो टाइग्रेस है, उसके बच्चों पर दया आ जाती है, और वो उसको कैसे, मतलब इतना लविंगली कैसे दिखाया जाए। आई डोंट नो हाउ टू डू दिस सीन। ये प्रोड्यूसर बोलता है सुबह मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार, ये सीन कैसे किया जाए। सुबह वुड कम आउट विथ 4 वे, सुबह तो 4 तरीके बता देता है कि रेड कैसे पोर कर रहा है अफेक्शन, प्यार ऑन इट्स विक्टम्स ऑफ स्प्रिंग। बेचारे बच्चे जो हैं उनको विक्टम ऑफ स्प्रिंग्स बोला जा रहा है। गुड, बोलता है तो 4 तरीके बताता है, तो प्रोड्यूसर कहता है अच्छे हैं, बट आई एम नॉट श्योर इट इज़ इफेक्टिव इनफ। मुझे नहीं लग रहा ये इतने इफेक्टिव है, लेकिन मैं पिक्चर में यूज़ कर सकूं। सुब्बू तो भाई सुब्बू थे, सुब्बू वुड कम आउट ऑफ 14 मोर अल्टरनेटिव। ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, इतने अल्टरनेटिव दे देता है। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन वॉज सो ईजी विद अ मैन लाइक सुब्बू। अब सुब्बू जैसे आदमी के साथ पिक्चर बनाना तो डेफिनेटली बहुत आसान काम हो गया था जेमिनी स्टूडियो में ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स। कब, जब उसके गोल्डन ईयर्स चल रहे थे। इफ़ एवर देयर वॉज अ मैन, अगर हम ये बात करते हैं कि कोई इंसान है हु गिव डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दे सकता है, डेफिनेशन दे सकता है जेमिनी स्टूडियो को ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स, तो वो आदमी कौन था, वो था सुब्बू। सुब्बू हैड अ सेपरेट आइडेंटिटी, सुब्बू की अपनी एक आइडेंटिटी और भी थी एज अ पोएट। अच्छा, सुब्बू कविताएं भी लिखता था। किसके लिए लिखता था वो, मासेस के लिए, भीड़ के लिए, पब्लिक के लिए। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड, अब पिक्चरों में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया था, एज अ कवि नहीं हो पाया, तो ओवरशैडो हो गई क्या चीज़, उसकी जो मतलब काबिलियत थी। ड्राफ्टेड कर दिया उसके लिटरेरी अचीवमेंट्स को, मतलब वो जो लिखता था पोएम वगैरह जो भी लिखता था, ड्राफ्टेड अचीवमेंट थे, वो ओवरशैडोड हो गए थे बिकॉज पिक्चरों में बहुत ज़्यादा उभर गया था। अब मान लो कि एक आदमी हाथ बहुत अच्छा देखना चाहता है लेकिन वो टीचर है, तो ओवरशैडो हो गया उसका एक काम दूसरे काम से। चलिए, और ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरीज। अब सुब्बू ने बहुत सारी ओरिजिनल जो हैं वो स्टोरीज लिखी थी। सो साइड्स क्रिटिक्स फेल, तो क्रिटिक यही फील करते थे कि मतलब उसने बहुत लिटरेरी अचीवमेंट उसके बहुत ज़्यादा हो सकते थे अगर फिल्मों में नहीं होता तो। ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फॉक रेफ्रेन। फॉक रेफ्रेन होता है लोकगीत शैली में लिखना, जैसे हर एक जगह की अपनी शैली होती है, स्टाइल होता है, तो उसमें लिख रहा है। एंड डिक्शन, डिक्शन होता है बोलने का तरीका, तो उसमें वो लिख देता था, मतलब जहाँ का डिक्शन जैसा हो उसके हिसाब से वो लिखता था। कहाँ चली गई मेरी लाइन, जस्ट अ मिनट। ऑल्सो रॉट अ स्प्रॉलिंग नॉवल, उसने एक बहुत ही स्प्रॉलिंग नॉवल भी लिखा था। अब वो स्प्रॉलिंग नॉवल क्या था, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है जो लार्ज एरिया में आपका फैल जाता है, उसका नाम था हमारा थिलाना मोहनबलम। अब भाई एक ये पूरा साउथ का नाम है, इसको स्पेलिंग सही याद रख लेना, थिलाना मोहनबलम। ठीक है, आगे आ जाते हैं भाई फटाफट से। विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड करेक्टर्स थे। अब ध्यान से सुन लो इस लाइन को, उसमें कई दर्जन, इस नॉवल में जो उसने लिखा इसमें कई दर्जन ऐसे करेक्टर्स थे जिसको उसने बड़ी चतुराई से लिखा था, उनके करेक्टर को बड़ी बारीकी से उसने लिखा था। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड, उसने बहुत सक्सेसफुली रिक्रिएट कर रखा था मूड और मैनर देवदासीज का। देवदासीज 20वीं सेंचुरी में होती थी और ऐसी लड़कियां होती थी भाई, अगर मैं बोलूँ तो उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि वो अनमेरिड लड़कियां होती थी, मंदिरों में रहती थी, मतलब जो पुजारी होते थे कई बार अनवांटेड उनका एडवांटेज भी उठाते थे। उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, नाम तो यही था कि वो पूजा के लिए, नृत्य के लिए थी, लेकिन उनका एडवांटेज भी उठाया जाता। तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि उनका मूड जो था उसके ऊपर उसने काफ़ी कुछ लिखा।
चेंज किया एंड ऑल। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। उसने रिक्रिएट किया था उनके मूड को, उनके मैनर्स, उनके तरीकों को देवदासीज के। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। सुब्बू बहुत ज़बरदस्त एक्टर था। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स। उसने कभी ऐसी आकांक्षा नहीं करी कि उसको कोई लीड रोल ही मिले, बट वट एवर सब्सिडरी रोल उसको मिल जाता था, साइड रोल मिल जाता था, ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म। वो किसी भी फिल्म में सब्सिडरी रोल भी कर लेता था। ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर। जो मेन हीरो होता था उससे भी ज़्यादा अच्छे से वो कर लेता था। ही हैड अ जेन्युइन लव फॉर एनीवन। हर एक के लिए दिल में प्यार था भैया उसके। टू ही केम अक्रॉस हिज हाउस। जो भी उसके घर आ जाता था वॉज अ परमानेंट रेजिडेंट। उसके घर में परमानेंटली लोग आते रहते थे। डजन्स ऑफ नियर और फार दूर दराज के पास के रिश्तेदार उसके आगे आते उनके घर आते रहते थे। एक्यूटेंसेस उसके परिचित उसके घर आते रहते थे। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर। अब सुब्बू का ये नेचर नहीं था कि वो बहुत कॉन्शियस रहे इस बात को लेके कि वो उनको खाना खिला रहा है, फीड कर रहा है। मतलब सुब्बू इस बात की परवाह ही नहीं करता था। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, सो मैनी ऑफ देम, कि वो इतने सारे लोगों को सपोर्ट कर रहा है, रिश्तेदारों को दूर पास के। कौन खिलाता है यार आज के ज़माने में। सच अ चैरिटेबल पर्सन था, मतलब बहुत ही लोगों को दानवीर कह सकते हैं। एंड इम्प्रोविडेंट, इसका मतलब समझ लेना लापरवाह था। लापरवाह इन द सेंस कौन आ रहा है कौन खा रहा है उसको कोई परवाह नहीं उसके घर में। एंड येट ही हैड एनिमीज। और इतना अच्छा आदमी होने के बाद भी उसके क्या थे, उसके एनिमीज थे। अब उसकी सुब्बू की क्वालिटीज़ याद करते रहना। इम्प्रोविडेंट था, बहुत ज़्यादा चैरिटेबल था, बहुत ज़्यादा, बहुत एजुकेटेड नहीं था, लेकिन एक्टर बहुत अच्छा था, ऐसे करके। अब आ जाओ। एंड येट ही हैड एनिमीज। अब उसके एनिमीज थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज। अब ऐसा क्यों था, क्या वो बहुत ज़्यादा क्लोज था बॉस के इसकी वजह से? और वॉज इट एज जनरल डेमिन्योर। अब डेमिन्योर था जनरल उसका, या ये उसका जनरल व्यवहार ही ऐसा था इसलिए लोग उसके साथ ऐसे थे, या फिर वो रिजेंबल्ड करता था, एक चापलूस था एक तरीके से हम कह सकते हैं। साइकोफेंट मतलब एक चापलूस था। क्या वो ऐसा था? मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसा था, ऐसा अंदाज़ा लगा रहा है कि क्यों लोग मतलब उसके एनिमी बन रहे थे। और वॉज इट इज, ये तो हो गया। और हिज रेडीनेस टू से, और एक चीज़ आ जाती है कि वो हमेशा रेडी रहता था। रेडीनेस थी उसकी ये कहने में नाइस थिंग्स। वो हमेशा अच्छा अच्छा ही बोलता रहता हर एक के बारे में। इन एनी केस, भाई कुछ भी हो। देर वॉज दिस मैन, यही एक आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट का, हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग फॉर सुब्बू, जो सुब्बू के लिए सबसे ज़्यादा खराब सोचता था। और वो कौन था सबसे खराब सोचने वाला? ऑफिस बॉय। यू सो, तुम देखते हो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस। तुम सुब्बू को हमेशा बॉस के साथ देखते हो। पूरे हमने पीछे चैप्टर पढ़ा, हमने देखा सुब्बू बॉस के साथ रहता है। बट इन द अटेंडेंस रोल, अब जो अटेंडेंस का रजिस्टर है ना जिसमें लिखा जाता है कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो सुब्बू वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं स्टोरी डिपार्टमेंट। सुब्बू था स्टोरी डिपार्टमेंट में। स्टोरी डिपार्टमेंट में कंप्राइजिंग मतलब कौन कौन और था? एक लॉयर था एंड असेंबली ऑफ राइटर एंड पोएट्स थे। लॉयर, कुछ राइटर्स, कुछ पोएट्स थे। किसमें? जो हमारा स्टोरी डिपार्टमेंट था। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज अ लीगल एडवाइजर। लॉयर को तो वैसे तो भाई हम ऑफिशियली लीगल एडवाइजर ही मानते हैं, बट एवरीबडी रेफर्ड हिम एज दी अपोजिट। हर एक जो है उसको अपोजिट बोलता था, मतलब लीगल की जगह इलीगल बोलता था। हुआ क्या था? एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक एक्ट्रेस थी, हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। टेम्परामेंटल मतलब गुस्सैल थी, उसको कंट्रोल नहीं था अपने गुस्से पर। वंस ब्लू ओवर, एक दिन फट जाती है गुस्से में ऑन द सेट। और वाइल एवरी वन स्टूड स्टंट, जब उसे तेज गुस्सा आता है ना तो सब लोग स्टंट रह जाते हैं। लेकिन लॉयर क्या करता है, जब ये जोर जोर से बोल रही होती है, लॉयर क्वाइटली स्विच ऑन कर देता है रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट को। व्हेन द एक्ट्रेस पॉज करती है फॉर एवरी ब्रेथ, यू नो, जब एक्ट्रेस जो है पॉज करती है, सांस लेती है, द लॉयर सेड टू हर, लॉयर उसको बोलता है 1 मिनट प्लीज, अब 1 मिनट रुकिए। एंड क्या कर देता है? प्ले बैक कर देता है रिकॉर्डिंग को। देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग। अब ऐसा नहीं था कि उसने बहुत कुछ इनक्रिमिनेटिंग बोल दिया था, यानी कि कुछ गलत बात बोल दी थी, कोई आपत्तिजनक वर्ड उसने यूज़ कर लिया था, ऐसा तो नहीं था। और अनमेंशनेबली मतलब ऐसा कोई बोल दिया हो शब्द जो नहीं उसे बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं था। अनमेंशनेबली भी फॉल का मतलब क्या होता है? जस्ट अ मिनट रुको। अनुचित वर्ड उसने नहीं बोला था। बट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर। लेकिन एक्ट्रेस जो थी ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो प्रोड्यूसर था ना उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, झल्ला चुकी थी बुरी तरीके से। बट वेन की हर्ड हर वॉइस, अब एक्चुअली जब वो अपनी ही आवाज़ को सुनती है तो भाई वो परेशान हो जाती है, कहती है यार मैं ऐसे बोल रही थी, ओ माई गॉड। But when she heard her own voice through the sound equipment, she was stark dumb. वो बिल्कुल डंप रह जाती है। A girl from the studio, a girl from countryside, वो एक बेचारी कंट्री साइड की लड़की है। She hadn't gone through all the stages of worldly experience, तो वर्डली एक्सपीरियंस से थ्रू निकली भी नहीं होती है। मतलब हर एक एक्टर ना धीरे 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 बड़ा होता है, लेकिन इसको क्या हुआ, अचानक बड़े चांस मिल गए होंगे और ये एकदम से बन गई और बहुत इंपॉर्टेंस इसको मिली, बहुत सोफिस्टिकेशन इसको मिल गया। एंड देन शी हैड फाउंड हर सेल्फ कैप्टुलेटेड इनटू,
और उसने क्या पाया अपने आप को इस सब चीज़ों के अंदर कि उसको ये सब चीज़ें बहुत आराम से कैप्टिवेट हो गई, बहुत आराम से इसको जीवन में इसके मिल गई हैं। समझ में आता है। लेकिन भाई अब इसने अपनी आवाज़ सुनी तो शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर शी फेल्ट दैट डे। लेकिन वो जो उसने अपने आप को सुना ना, उस डर से वो कभी बाहर नहीं आ पाई। एंड दैट वाज द एंड ऑफ द ब्रीफ। अब ये पूरा एंड, छोटा सा उसका जो ये एक कहना चाहिए टाइम पीरियड रहा काम करने का, एक ब्रिलियंट एक्टिंग करियर उसका खत्म हो जाता है। द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो कि स्टोरी डिपार्टमेंट का भी मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट द सैड एंड। अब अनविटिंगली मतलब ऐसा चाहता थोड़ी था, वो तो बस जस्ट उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए कर रहा था, लेकिन अनविटिंगली जो है उससे इसका करियर खत्म हो जाता है। वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट पहनते थे कपड़े, अब यह कपड़े ध्यान रखना, धोती, खादी की धोती पहनते थे, विथ स्लाइटली ओवर साइज होती थी, वो थोड़ी सी बड़ी सी होती थी सबकी खादी की धोती, बहुत ही क्लमजीली बेढंगे तरीके से टेलर्ड होती थी, सिली हुई होती थी। वाइट खादी शर्ट पहनते थे वो लोग। नहीं, और लीगल एडवाइजर जो था वो क्या पहनता था, पैंट पहनता था, टाई पहनता था, समटाइम्स से कोट पहन लेता था, जो कोट उसको लगता था कैसा, जैसे कोट ऑफ मेल हो, यानी कि सॉरी, जैसे कोई कवच नहीं पहन लेता सिपाही, ऐसे मेल का मतलब कवच होता है। ऑफन ही लुक्ड अलोंग द हेल्पलेस, अलोन दिखाई देता था अक्सर, वो बहुत ही हेल्पलेस दिखाई देता था। द मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक, कोल्ड लॉजिक इन द क्राउड ऑफ ड्रीमर्स, क्राउड ऑफ ड्रीमर्स क्यों, कवि वगैरह तो सोचते रहते हैं, कहानीकार सोचते रहते हैं, ड्रीम करते रहते हैं, फिर कल्पना करके लिखते हैं, यानी कोल्ड लॉजिक का आदमी था बहुत ज़्यादा ही। न्यूट्रल आदमी था बहुत ही इन द असेंबली ऑफ, क्योंकि बाकी सारे लोग गांधीवाद थे और खादीवादी भी थे, क्योंकि खादी पहनते रहते थे, गांधी जी को मानते थे, खादी पहनते थे। लाइक सो मेनी ऑफ दोज, इसी तरह के बहुत सारे लोगों की तरह, हु वर क्लोज टू द बॉस, जो कि बॉस के बहुत ज़्यादा क्लोज थे, ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म। बॉस के जो क्लोज लोग थे ना, उनको अलाउड कर देता बॉस ने, चलो तुम भी पिक्चर बना लो, तो इससे भी पिक्चर बनाई, लेकिन क्या हुआ, पिक्चर होगी फेल। उस पिक्चर में लगता था लॉट्स ऑफ रॉ स्टॉक लगता था, पैनकेक भी लगता था, बहुत सारा यूज़ होता था, एंड नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन फिल्म से ज़्यादा कुछ आया नहीं, फिल्म हो गई फ्लॉप। देन वन डे क्या होता है, द बॉस क्लोज डाउन कर देता है पूरा स्टोरी डिपार्टमेंट। अब स्टोरी डिपार्टमेंट बंद हुआ तो स्टोरी डिपार्टमेंट में लॉयर की भी चली गई जॉब। एंड दिस हैज़ परहैप्स द ओनली इंस्टेंस, केवल एक एग्जाम्पल होगा, आपने आज तक सुना होगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में जब एक लॉयर ने जॉब खोई, जबकि पोइट्स अपने घर वापस गए। पोइट का और लॉयर का कोई सरोकार होता नहीं है नॉर्मल लाइफ में। जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट, हॉन्ट मतलब अड्डा, जैसे दोस्तों का अड्डा हो जाता है ना कि हम जगह जाके बैठते हैं, ऐसे ही जेमिनी स्टूडियो फेवरेट अड्डा बन गया था पोइट्स का। लाइक पोइट्स के नाम थोड़ा ध्यान से समझना, S.D.S. योगीर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री और हरेंद्र चट्टोपाध्याय, ये सारे लोग जो थे वहाँ जाते थे, मिलते थे। इट एंड एन एक्सीलेंट मैस, यहाँ पर क्यों जाते थे, मैस बहुत बढ़िया था भैया, यहाँ का कैंटीन बहुत बढ़िया थी, जो सप्लाई करती थी गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स, हर दिन, हर टाइम में, दिन में भी, हर टाइम दिन के वो बढ़िया कॉफ़ी मिलती थी, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट में भी कॉफ़ी मिल जाती थी। दोज वर द डेज, ये वो दिन थे जब कांग्रेस का रूल था प्रोहिबिटेशन, यहाँ पर शराब बंदी थी, तो इकट्ठे बैठ के दोस्त शराब नहीं पी सकते थे, लेकिन इकट्ठे बैठ के क्या कर सकते थे, कॉफ़ी तो पी सकते हैं ना, मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, ये बड़ा बढ़िया था, रादर सेटिस्फाइंग था और काफ़ी एंटरटेनिंग भी था, और एंटरटेनमेंट करते थे। बायरिंग का मतलब होता है छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑफिस बॉय को छोड़कर, और कपिल ऑफ क्लर्क को छोड़कर अगर हम बात करें, एवरी एल्स जो भी बंदा था एट द स्टूडियो रेडिएट लेजर, वहाँ पे थोड़ा मतलब फुर्सत भरे क्षण जो है वो इंजॉय करता था। प्री रिक्विजाइट फॉर पोइट्री, क्योंकि देखो जब मतलब एक प्री रिक्विजाइट का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं एक सेकंड, फुर्सत भरे क्षण वो अपनाते थे, और ऐसा क्यों करते थे, जस्ट अ मिनट, जिसकी पहले से ज़रूरत हो। अच्छा, इस तरह के मोमेंट, क्यों ना आपको पोएट्री लिखने के लिए इसी तरह के मोमेंट्स की ज़रूरत होती है, तो वो इन्हें वहाँ पे मिल जाते थे। मोस्ट ऑफ देम, सारे के सारे खादी पहनते थे ज़्यादातर, वर्शिप करते थे, गांधी जी के पुजारी थे, बट बियॉन्ड दैट, इसके अलावा वो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। फाइनेस्ट अप्रिसिएशन, उनके पास इतनी मतलब इतनी जानकारी थी, ज़रा भी इससे ज़्यादा समझ नहीं थी उन लोगों के पास, पॉलिटिकल थॉट नहीं थे इससे ज़्यादा। एंड यू नो नेचुरली दे वर ऑल एवर्स, नेचुरली तो वो सारे के सारे खिलाफ थे द टर्म ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनलिज्म के खिलाफ थे। कम्युनिस्ट जो होता है वॉज अ गुड गॉडलेस मैन होता है, मतलब कम्युनिस्ट ना इनके लिए क्या था, एक भगवान, गॉडलेस मैन जो भगवान को ना माने, यू नो गॉडलेस है वो आदमी। ही हैड नो, यहाँ से समझना, फिलहाल, नो फिलहाल मतलब होता है बच्चों के लिए जिसके मन में अपने प्यार नहीं है, कोई कॉन्जुगल लव नहीं है, अपने पत्नी या पति के लिए कोई प्यार नहीं हो। ही हैड नो कंपक्शन, कंपक्शन नहीं है
अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, मतलब कोई संकोच नहीं करता अपने पेरेंट्स को मारने में भी ऐसा आदमी। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज, जो हमेशा एक क्या करता रहता है, कॉज होता है, स्प्रेड करता रहता है अनरेस्ट, लोगों के बीच में अनरेस्ट फैलाता रहता है, लोगों के बीच में अशांति फैलाता रहता है और वायलेंस करता है अमंग इनोसेंट लोगों के लिए और इग्नोरेंट जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनके बीच में। तो इतना ख़राब होता है कम्युनिस्ट इन लोगों के लिए। सच नोशन, इस तरह के जो विचार कम्युनिस्ट के बारे में थे वो प्रिवेल हो रहे थे, हर जगह फैले हुए थे साउथ इंडिया में एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय पे नेचुरली फ्लोट हो रहे थे अबाउट वेजिली अमंग द खादी क्लैड पोइट्स। अब वेजिली का मतलब क्या होता है, देखो वेजिली का मतलब होता है हमारा अनक्लियरली, ठीक है, खादी पहनने वालों के बीच में अनक्लियरली ये फैले हुए थे सारी ये सब बातें, क्लैड पोइट्स ऑफ जेमिनी स्टूडियो के। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और ये इस तरह के विचार ये लोग रखते हैं, इसके एविडेंस बहुत जल्दी आने वाले थे, आपको स्टोरी में आगे मिलेंगे कि ये लोग कम्युनलिज्म से नफरत करते थे, कम्युनिस्ट से नफरत करने लगे थे। व्हेन, अब एक बार क्या होता है यहाँ ध्यान देना इस चैप्टर पे, जब फ्रैंक बचमन्स मॉरल रीअरेंजमेंट आर्मी आती है, सम 200 स्ट्रॉन्ग लोग इनके साथ आते हैं, इनका पूरा ग्रुप आता है, विजिट करते हैं मद्रास में। समटाइम ये बात है 1952 की। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर हॉस्ट इन इंडिया देन द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो से ज़्यादा बढ़िया जगह नहीं थी कि जो लोग इनका स्वागत करते, जेमिनी स्टूडियो में ये लोग आए, परफॉर्म करने आए थे, ठीक है। समवन कॉल्ड देम अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल सर्कस, कुछ लोग तो कहते थे इंटरनेशनल सर्कस का ग्रुप है, था नहीं है सर्कस का ग्रुप। दे वरंट वेरी गुड एट टापेज, टापेज होता है रस्सी पे लटक लटक के, आपने देखा होगा सर्कस में लोग इधर उधर जाते हैं, वो कह रहे थे ये इसमें बढ़िया नहीं थे। एंड देयर एक्यूटेंस, इनकी जो जान पहचान थी एनिमल्स के साथ वो केवल डिनर टेबल पे होती थी, तो एक्चुअली सर्कस वाले लोग नहीं थे, लेकिन प्ले करने आए थे यहाँ पे। देयर जॉनथम वैली एंड फॉरगॉटन फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, रन सेवरल शोज। अब इनका जॉनथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर जो थे ये बहुत ज़्यादा, इसके शो बहुत ज़्यादा चले मद्रास में, इन्होंने ये शो किए थे। एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, शहर के और लोगों के साथ साथ जेमिनी स्टूडियो के 600 लोगों ने भी ये प्ले एक साथ देखा था, बार बार इतना बढ़िया इन्होंने प्ले किया था। समझ गए ये लोग क्यों आए थे, प्ले करने आए थे। अब आ जाते हैं द मैसेज ऑफ द प्ले। यूजुअली कैसा था, बिल्कुल प्लेन था और सिंपल, होमलीनेस था। होमलीनेस था मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आसान था, लोग आराम से उसे समझ पाए, सरासर मतलब ठीक है, सिंपल सा था एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। धार्मिक उपदेश देने वाला था, ओके, होमलीनेस था, धार्मिक उपदेश देता था कहीं ना कहीं आके। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स जो वो पहनते थे वो बहुत एक्सीलेंट होते थे। बहुत बढ़िया ये लोग कपड़े पहनते थे। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी वह टेरेबली इंप्रेस हो जाते हैं इन लोगों से फॉर सम ईयर्स के लिए, और इतने इंप्रेस हो जाते हैं कि तमिल के जो प्लेस थे ना, हैड अ सीन, तो उसमें भी ये जो इनके प्ले में होता था ऐसे ही सनराइज का सीन करने लग गए थे सारे प्लेस में, सनसेट का सीन करने लगे थे इन द मैनर ऑफ जॉनथम वैली, जैसे जॉनथम वैली प्ले में इन्होंने किया था। विद अ बेयर स्टेज, खाली स्टेज बनाया जाता था, वाइट सा ब्लैक बोर्ड लगाया जाता था, उस पर कर्टेन लगाया जाता था, फिर बांसुरी ट्यून प्ले की जाती थी बांसुरी की, और बिल्कुल ऐसे ही ये शो होने लग गए थे। मतलब इस तरह का इन पे प्रभाव पड़ गया था लोगों पे, तो ऐसे शो की शुरुआत करते थे। अब आता है इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ साल बाद क्या होता है, दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट। अब कुछ दिनों बाद इन्हें पता चलता है किसको, हमारे राइटर को, कि MRA जो है वो काउंटर मूवमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ। यहाँ बात चल रही है, अब यहाँ पे कोई काउंटर मूवमेंट की बात चल रही है। एंड बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, जैसे कि इनके बॉस थे मिस्टर वासन, सिंपली पे करते हैं इनटू देयर हैंड्स, मतलब एक तरीके से उनका भी इसके अंदर एक रहा कि वो भी इसको फॉलो करने लग गए थे, प्ले करते टू डू समथिंग इन एन एनिमी वॉन्ट्स टू डू, ऐसे जैसे एनिमी करना चाहता है तो ये भी अपना एक रोल अदा करते थे, मतलब ये भी एंटी कम्युनिस्ट हो गए थे एक तरीके से, इनके बॉस भी। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। राइटर कहते हैं हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस फॉर एन अनचेंजेबल एक्सपेक्ट, मुझे नहीं पता कि उनका एक्सपेक्ट चेंज हो गया था, ऑफ दीज बिग बॉसेस का, एंड देयर एंटरप्राइजेस का रिमेन द सेम, या फिर सेम रहा, MRA था नहीं था, इंटरनेशनल कम्युनिस्ट या फिर नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताया नहीं उन्होंने, उनका ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैज़ अ नाइस टाइम, अब जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था उसने बहुत अच्छा सा समय बताया था होस्ट करने में इन 200 लोगों को, ऑफ ऑल ह्यूज, हर तरीके के इनके रंग थे, मतलब कोई काला है कोई गोरा है, हर तरीके का साइज था, कोई छोटा था कोई बड़ा था, एंड एटलीस्ट 20 देशों से ये लोग आए थे। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड। अब ये ना
जनरली तो यहाँ पे लोग मेकअप पुतवाने, भीड़ बनने आते थे, लेकिन ये वाले लोग जो आए थे तो थोड़े अलग थे, ठीक है। आगे आते हैं, ही स्लैप्ड, जो जिनके ऊपर हम मेकअप पोत देते थे उनसे अलग थे, ऑफिस डिपार्टमेंट वाला बंदा मेकअप होता था जिन पे। फ्यू मंथ्स लेटर द टेलीफोन लाइन अगेन, अभी एक और इंसिडेंट दिखाएंगे, कुछ महीनों बाद टेलीफोन लाइन मतलब फिर से बजी बिग बॉस की मद्रास में, और बजिंग हुई, मतलब टेलीफोन की घंटी बजी, और वंस अगेन हमें पता चला जेमिनी स्टूडियो जो है क्लियर्ड, हम क्लियर कर रहे हैं, होल शूटिंग स्टेज वगैरह सब हटाया जा रहा है, वेलकम करने के लिए एक विजिटर को। कौन आ रहा है भाई? ऑल दे सैड वॉज दैट ही वॉज अ पोएट, कि वो कोई इंग्लैंड का पोएट आ रहा है, किसी को नहीं पता पोएट कौन है। द ओनली पोएट फ्रॉम इंग्लैंड, द सिंपल जेमिनी स्टाफ, मतलब पोइट्स, कुछ ही पोइट्स को जेमिनी का जो जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ है वो जानते थे, उनके बारे में सुना था। जैसे दो को तो सबने सुन रखा था, एक वर्ड्सवर्थ का नाम सुन रखा था और सबने, और दूसरा जो हमारे टेनिसन जो है वो इनका नाम सुन रखा था सब लोगों ने, तो ज़्यादा को नहीं जानते थे, ठीक है। हाँ जी, टेनिसन और वर्ड्सवर्थ का नाम सुनते थे, और मोर इलिटरेट पर्सन थे जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उन्होंने कीट्स का नाम, शैली का नाम और बायरन, इन कवियों का नाम भी सुन रखा था। वन और टू माइट हैव फेंटली केम टू नो, और एक दो चार को ही बस फेंटली पता होगा, समवन बाय द नेम इलियट, इलियट भी एक कवि थे, दो चार को इलियट का नाम भी पता होगा, मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश कवियों को ये लोग जानते नहीं थे, तमिल वाले। हु वॉज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो, भाई इनमें से आ कौन रहा है? ही इज़ नॉट अ पोइट, वो पोइट नहीं है, ही इज़ एन एडिटर, लगता है वो एक एडिटर है। दैट इज़ वाई, इसी वजह से द बॉस इज गिविंग हिम बिग रिसेप्शन, की बॉस जो है सारी शूटिंग वूटिंग खत्म करके इनको इतना बड़ा पार्टी वार्टी रिसेप्शन दे रहा है। वॉसन वॉज ऑल्सो एन एडिटर, वॉसन भी एक एडिटर थे, और पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विक्टन जो एक वीकली मैगजीन निकलती थी उसके एडिटर थे ये, इनके बॉस जो थे। ही वॉजंट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, जो आ रहा है वो कोई मद्रास के कोई या फिर ब्रिटिश जो पब्लिकेशन छपते हैं मद्रास में, वो तो नहीं कोई जाना माना लग रहा है। दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो, कोई जेमिनी स्टूडियो वाला उसे जानता ही नहीं है। लास्ट में बताएंगे कि ये क्यों आया था एक्चुअली, जब वो इसको कोई जानता ही नहीं था। तो सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू वर टेकिंग द इनिशिएटिव, द सरमाइज वॉज, अब सरमाइज क्या होने लगा था, लोग अंदाजा ही लगा रहे थे, द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ डेली, कोई न्यूज़पेपर का एडिटर होगा, बट मगर वो जो है वो मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स का तो नहीं है, क्योंकि उसके एडिटर को तो ये लोग जानते थे। तो एडिटर्स के नाम भी पता चल गया कि क्वींस मैगजीन के एडिटर को लोग जानते थे। दैट वाज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, बस हमारे बीच में जो सबसे ज्ञानी आदमी था वो यही जानता था कि मैनचेस्टर गार्डियन का भी एडिटर नहीं है, ये लंदन टाइम्स का एडिटर ही नहीं है, ये इन सारे पोइट्स में से भी नहीं है, बंदा कौन है। एट लास्ट क्या होता है, अराउंड 4 in the afternoon, 4 बजे के आसपास दोपहर में, द पोएट, और जिसको हम पोइट कह सकते हैं या फिर एडिटर कह सकते हैं, वो पहुंच जाता है। ही वॉज अ टॉल मैन, वो काफ़ी लंबा आदमी होता है, वेरी इंग्लिश, मतलब बहुत अंग्रेज होता है, बहुत सीरियस होता है, एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन होता है, हमें कुछ नहीं पता कौन है वो। बैटलिंग कर रहा होता है, मतलब बैटलिंग का मतलब होता है हवा हटा रहा होता है, मतलब बहुत उसके ऊपर ना बहुत सारे पंखे लगा दिए हैं, डजन ऑफ पेडिस्टल खड़े हुए पंखे लगाते हैं, तो वो उससे बैटल कर रहा है एक तरीके से, हवा को थोड़ा रोक रहा है। और क्या कर रहा होता है, ऑन द शूटिंग स्टेज पे बॉस अब जाता है शूटिंग स्टेज पे, और बॉस जो है एक स्पीच पढ़ता है, फॉर लॉन्ग स्पीच पढ़ता है, मतलब बॉस उसके बारे में कुछ बताता होगा एंड ऑल। इट वॉज ऑब्वियस, ये बात बहुत ऑब्वियस थी, दैट ही टू न्यू प्रीशियस लिटिल अबाउट द पोइट, हमारा बॉस भी नहीं जानता था यार कि पोइट के बारे में, इस एडिटर के बारे में बहुत ज़्यादा, उसकी स्पीच से ही लग रहा है ये भी नहीं जानता, तो बुलाया क्यों है इसने इसे यहाँ पर। द स्पीच वॉज ऑल इन मोस्ट जनरल टर्म्स, स्पीच बहुत ही जनरल टर्म्स में थी, बट हियर एंड देयर कुछ जो पेपर्ड होते हैं ना, जैसे कुछ वर्ड उसने छिड़क दिए थे, कैसे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, बस ऐसे कुछ वर्ड जिससे लोग आकर्षित हो जाए, बॉस ने ऐसे ऐसे कुछ शब्द जो थे बोले। देन पोइट खड़ा होता है और बोलने के लिए, ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। अब जो हमारा पोएट होता है ना, वो डेज़ मतलब बिल्कुल कंफ्यूज पब्लिक उसको दिख रही है, अब साइलेंट भी है ऑडियंस, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, ज़्यादा एड्रेस नहीं करता। नो वन न्यू व्हाट ही वाज टॉकिंग, किसी को समझ नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है। उसका एक्सेंट जो होता है वो ऐसा होता है, डिफीटेड एनी अटैम्प्ट, सारे अटैम्प्ट मतलब हार जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता, कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते व्हाट ही वाज सेइंग, वो क्या बोल रहा है। द होल थिंग लास्टेड, सारी चीज़ खत्म हो जाती है अबाउट 1 घंटे के अंदर अंदर। देन द पोएट लेफ्ट, पोएट चला जाता है, एंड वी ऑल डिसअपियर्ड इन अटर बैफलमेंट, हम सब हैरान होकर इधर उधर चले जाते हैं, भाई कौन था, क्या आया था, क्या बोल के चला गया, हम सब ऐसे ही हैरान होकर इधर उधर हो जाते हैं। वॉट आर वी डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। वॉट इज़ एन इंग्लिश पोइट डूइंग अ फिल्म स्टूडियो, ये इंग्लिश पोइट यहाँ क्या आया है स्टूडियो में, क्यों आया था। तमिल फिल्म यहाँ पर बनती हैं फॉर सिंपलेस्ट पीपल के लिए, इतनी इंग्लिश तो हमारे लोगों को आती भी नहीं, पीपल को जो रहते हैं बिल्कुल अफोर्डेबल लीस्ट अफोर्डेड उनकी लाइफ है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेते हैं, पॉसिबिलिटी है उनकी कल्टीवेट करने के लिए, जस्ट टेस्ट फॉर इंग्लिश पोइट्री ऐसी तो है भी नहीं पॉसिबिलिटी एक तरीके से, मतलब वो तो बहुत सिंपल सी लाइफ की पिक्चरें दिखते हैं हमारी। द पोइट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड, पोइट भी तो हैरान दिख रहा था,
वो भी बेफल्ड दिख रहा था। फॉर ही, उसके लिए भी टू मस्ट हैव फेल्ट अ शेयर इनकॉन्ग्रुइटी। इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब देख लेते हैं बच्चा पार्टी। यहाँ पर दे रखा है, वो भी बहुत मतलब बहुत ही स्ट्रेंज उसके लिए भी ये सारी सिचुएशन हो जाती है। अब उसको भी नहीं समझ में आ रहा है, बस वो बोल के चला जाता है। ऑन द टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स के बारे में बात करता है वो इंग्लिश पोइट की विजिट। उसका विजिट जो है अनएक्सप्लेन्ड जो है रह जाता है, मिस्ट्री रह जाती है। यहाँ पर चैप्टर में लास्ट में पता चल जाएगा कौन था। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट। ग्रेट प्रोज राइटर, अब यहाँ पर पोइट एक अलग बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई इंसान गद्य लिखता है, जैसे चैप्टर्स तुम्हारे होते हैं ना, वो अगर वो लिखता है तो वो कभी एडमिट नहीं करेगा, बट मेरा कन्विक्शन, मेरा ये मानना है, ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे, दैट की प्रोज राइटर जो होता है इज नॉट, वो ऐसा बंदा नहीं हो सकता, कैन नॉट बी अ ट्रू परसुएट नहीं हो सकता। ट्रू परसुएट का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सच्चा लक्ष्य हो, मतलब बहुत ज़्यादा जीनियस हो ऐसा आदमी। क्योंकि देखो ये सब करने के लिए ना, ये गद्य वद्य लिखने के लिए कैसा आदमी होना चाहिए, ये बात सुनो। इट इज़ फॉर, एक पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर, परसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो काम बार बार बराबर अपना करता रहे। परसीवियरिंग ड्रज होना चाहिए उसके अंदर, मतलब बहुत ही निश्चयी, वो बहुत मेहनती व्यक्ति होना चाहिए। विद अ हार्ट सो स्ट्रंकन, उसका हार्ट इतना छोटा सा सिकड़ा होना चाहिए कि अगर कोई ये कहते तुमने बकवास लिखा है तो दिल ना टूटे उसका। नथिंग कैन ब्रेक इट, इतना छोटा सा दिल होना चाहिए कि उसका दिल कोई तोड़ ही ना पाए। रिजेक्शन जो है वो स्लिप कर जाए, डोंट मीन अ थिंग टू हिम। रिजेक्शन अगर उसका हो भी रहा है, क्योंकि जब आप कुछ लिखते हो ना, किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा, कोई छापेगा कोई नहीं छापेगा, तो कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो कैसा कैसा हो, जो बहुत ही धैर्यवान हो, जो बहुत दृढ़ निश्चयी हो, जो बहुत मेहनती हो, ठीक है। और अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है उसकी चीज़ को तो उसका दिल भी ना टूटे। और क्या होता है, ही वंस सेट्स अबाउट मेकिंग अ फ्रेश कॉपी ऑफ अ लॉन्ग प्रोज पीस। अब जो राइटर होते हैं वो लॉन्ग पीस लिखते हैं और उसको भेज देते हैं अनदर एडिटर के पास। नहीं, और जो मतलब लॉन्ग पीस लिखे, फ्रेश लिखे, अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया है, और फिर उसको क्या करें, फिर से मैन्यूस्क्रिप्ट को एक एनवलप पे टिकट लगा के भेज भी दे, साथ में रख दे कि अगर आपको मेरे को रिटर्न करना है तो वापस भी कर दो, मेरा कोई बात नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, नहीं छापना है तो। द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टाइनी अनाउंसमेंट। अब हिंदू अखबार में एक अनाउंसमेंट छपती है, एक अनइम्पॉर्टेंट इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर पे, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं है, एक अनइम्पॉर्टेंट से पेज पे, कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट हो रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ब्रिटिश पीरियोडिकल के द्वारा, ठीक है, बाय द नेम, जिसका नाम है द एनकाउंटर। अब ये द एनकाउंटर छप रही है और इसमें मतलब बोला गया होगा, एक पत्रिका है, पीरियोडिकल का मतलब होता है पत्रिका, इस पत्रिका में छप रही है। ऑफ कोर्स एन एनकाउंटर वॉजेंट नोन कॉमोडिटी, मतलब कोई ऐसे बहुत जानी मानी चीज़ तो थी नहीं है, ठीक है। द एनकाउंटर पत्रिका जो थी, जेमिनी स्टूडियो में ज़्यादा इसको जानते नहीं थे कोई। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया, अब मैं चाहता था एक आइडिया लेना कि मैं इस पीरियोडिकल में भेजूँ अपना कंसीडरेबल सम ऑफ पोस्टेज, कि भाई पैसा भी लगता था, मैं वहाँ पे भेजूंगा अपना कुछ छपने के लिए, राइटर बोलते हैं सेंडिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड, अगर मैं भेजता हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा इसके बारे में पता ही लगा दूँ। इन दोज डेज ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस, उन दिनों ब्रिटिश लाइब्रेरी में एक एंट्रेंस होती थी जहाँ पर नो लॉन्ग वाइंडेड साइन बोर्ड्स नहीं होते थे, मतलब जैसे साइन बोर्ड ऐसे या फिर नोटिस नहीं लगा होता था तो आपको आना मना नहीं था वहाँ पे, फॉरबिडन एरिया नहीं था। स्नीकिंग का मतलब होता है आप घुस रहे हो तो ऐसा नहीं लगता था कि आप किसी फॉरबिडन एरिया में घुस गए हो, कोई ऐसा नोटिस बोर्ड वगैरह लगा हुआ नहीं था। एंड देयर वर कॉपीज ऑफ एनकाउंटर, अब वहाँ पे मैंने देखा भाई लाइब्रेरी में उस वाली कि एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, मतलब आपको दिख रहा है कि कुछ तो पत्रिकाएं किसी ने पढ़ी नहीं कभी और कुछ थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, ऐसे अलग अलग तरीके की फ्रेशनेस थी किताबों में उस पर जो वहाँ पर पढ़ी थी। ये छपवाने से पहले देख रहे थे कोई पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता है उन्हें। ऑलमोस्ट अनटच थी, कुछ तो रीडर के द्वारा रीडर ने पढ़ी नहीं थी। व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम, जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, आई हर्ड अ बेल रिंगिंग इन माई स्ट्राइकन हार्ट, मेरा जो छोटा सा सिकुड़ा सा दिल है ना उसमें घंटी बज जाती है, मैं समझ जाता हूँ अरे ये तो वही पोएट है, ठीक है। कौन है ये? इट वॉज द पोएट हु हैव विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो, अरे ये तो वही है जो जेमिनी स्टूडियो में पोएट आए थे। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, मेरे को तो ऐसा महसूस हुआ मेरा बिछड़ा भाई मिल गया, ठीक है। आई सैंग एस, मैं गाना गा रहा था जब मैं सील कर रहा था एनवलप, अपनी स्टोरी भेज रहा था वहाँ पे, तो मैंने एनवलप कर रहा था तो मैं अपना एड्रेस लिख रहा था, मैं गाना गाते गाते लिख रहा था। आई मतलब आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग, मुझे लग रहा था कि वो भी मुझे पहचान जाएंगे, वो भी सेम ही गाना गाएंगे सेम टाइम पर, जैसे कि लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर पिक्चरों में दिखाते थे ना इंडियन फिल्म में, कि भाई गाना गाते हैं वो शुरू में सेम रील में गाना गा रहे होते हैं और फाइनल रील में भी जब दोनों भाई मिल जाते हैं तो सेम ही गाना गाते हैं। वो पोएट कौन थे? वो थे स्टीफन स्पेंडर।
स्टीफन, दैट वाज हिज नेम। ओके, ये बंदा आया था। ठीक है, ये एनकाउंटर का कौन था बताओ। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी। एडिटर थे, ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। एंड ईयर्स लेटर, अब बहुत साल बाद क्या होता है, व्हेन आई वाज आउट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, जब मैं जेमिनी स्टूडियो से मैं छोड़ चुका था। अब यहाँ पर एक और बात बता रहे हैं। अब बहुत सालों बाद जब मैंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया, आई हैड मच टाइम। अब कहते हैं ये अशोका मित्रन जी की, मुझ पर बहुत टाइम होता था बट नॉट मच मनी, पैसा बहुत नहीं था। नौकरी छूट गई है भैया। एनीथिंग एट द रिड्यूस्ड प्राइस, कुछ भी कुछ मतलब जैसे होता है ना, सेल में मिल रहा होता है तो रिड्यूस प्राइस पे मिल रहा होता है, तो मैं अट्रैक्ट हो जाता था कि कम पैसे में खरीद लेता था मैं उसे। ऑन द फुटपाथ मैंने देखा, फुटपाथ पर इन द फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने देर वर पाइल लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है ब्रांड न्यू बुक्स का, और वो 50 पैसे में मिल रही हैं। एक्चुअली देवर द कॉपीज ऑफ सेम बुक। कौन सी बुक? द एनकाउंटर। सेम बुक की कॉपी थी। एंड एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, जो अमेरिकन ओरिजिन से निकलती थी, स्पेशल लो प्राइस पर बिक रही थी स्टूडेंट एडिशन में, इन द कनेक्शन विद द 50वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा था रशियन रेवोल्यूशन का, इसीलिए वो 50 पैसे में बेच रहे थे। और उस पर क्या लिखा हुआ था? अच्छा, सेम बुक थी, पता नहीं कौन सी सेम बुक दे रखी है, या तो इसके बारे में बात नहीं करें, इसका तो नाम अलग दे रखा है आगे। द गॉड दैट फील्ड, बुक के ऊपर लिखा हुआ था द गॉड दैट फील्ड। 6 एमिनेंट, बहुत फेमस मैन के लेटर्स उस पर छपे हुए थे। 6 सेपरेट एस्से उसके अंदर लिखे हुए थे। ऐसे लिखे हुए थे, जर्नीज इनटू कम्युनिज्म एंड देयर डिसल्यूशन रिटर्न। देखो, पहले लोग कम्युनिस्ट थे, कम्युनिज्म को मानते थे, फिर उसके बाद दिखाया कि कम्युनिज्म का भूत उतर गया उनके ऊपर से, है ना, डिसल्यूजन जो है वो पूरा रिटर्न हो गया, और फिर उससे नफरत करने लगे। और यहाँ जो 6 राइटर दिखाए गए, इनकी जर्नी दिखाई गई, जिसमें से एक थे, हाँ जी, यही ये जो पॉइंट थे। अब तुम इसको कनेक्ट करना, पहले इनके नाम बता देती हूँ। आंड्रे गिडे, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोप, ऑर्थर कॉस्टर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर, अच्छा ये थे, क्योंकि ये कम्युनलिज्म के खिलाफ थे, इसलिए बॉस ने बुलाया था उन्हें वहां पे, इसलिए आए थे वो, कोई पोएम वोएम के लिए नहीं आए थे। ओए होए, आज समझ में आया कि ये बंदा आया क्यों था, बुलाया क्यों गया था। सिग्निफिकेंस इनकी इतनी थी। स्टीफन स्पेंडर थे ये, द पोएट हु हैज़ विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, वो पोएट जिन्होंने जेमिनी स्टूडियो को विजिट किया था। इन अ मोमेंट आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एक डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड, अरे मेरे दिमाग के अंधेरे में बत्ती जली। ओए होए, इसलिए बुलाया था क्योंकि मेरा बॉस भी कम्युनलिज्म के खिलाफ था, वहाँ के लोग भी खिलाफ थे, ये राइटर भी खिलाफ था, इसलिए इसको इन्वाइट किया गया था। रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो was no longer a mystery. अब वो मेरे लिए एक mystery नहीं रहा. The boss of the Gemini studio may not have much to do with the Spandus की कोई poetry से उसको लेना देना नहीं था, but not with his God that failed. ठीक है, and that's all in this video. होता है ये chapter हमारा finish. Thank you so much.